नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां कोरोना से एक मरीज की मौत की खबर सामने आई है। एनएमसीएच में बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। अगम कुआं का रहने वाला बुजुर्ग बताया जा रहा है। डॉक्टरों की सारी कोशिश नाकाम रही। आपको बता दें कि पहले से ही ये बुजुर्ग बीमार चल रहे थे और आखिरकार कोरोना से इन्होंने दम तोड़ दिया। एक मरीज की मौत हुई है पटना से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण एक बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आई है। एनएमसीएच में ये बुजुर्ग इलाजरत था और लंबे वक्त से बीमार चल रहा था। डॉक्टर्स ने तमाम तरह से कोशिशें की, लाख कोशिशें की, लेकिन बावजूद ये कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार इस बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। और मसौड़ी में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात मसौड़ी के पुनपुन थाना इलाके के केवड़ा गांव में हुई है। पूर्व मुखिया अपने एक साथी मदन सिंह के साथ पंचायत की सुनवाई में जा रहे थे और तभी पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में पूर्व मुखिया नरेश सिंह के पेट में गोली लगी, जबकि उनके साथी मदन सिंह जख्मी हैं। वारदात की जानकारी मिलते ही पुनपुन थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और घायल नरेश सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे। इसी दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि उनके साथी मदन सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस हत्याकांड को लेकर यह बताया जा रहा है कि हत्यारे गांव के ही रहने वाले हैं और पंचायत के विवाद में ही संभवतः इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब आसपास में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब पूर्व मुखिया का शव गांव पहुंचा तो गांव के लोग बेहद आक्रोशित और उग्र थे। हालांकि पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करा लिया, जिसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। और यूट्यूबर मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। पहले से मदुरई जेल में बंद मनीष कश्यप अब 3 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक मुश्किल खत्म होती नहीं कि मनीष कश्यप दूसरी मुश्किल में फंस जा रहा है। तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों की पिटाई की फर्जी खबर फैलाने के आरोप में जेल की हवा खा रहे मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत और 15 दिन बढ़ गई है। मदुरई कोर्ट ने मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत को 3 मई तक बढ़ा दिया है। अब मनीष कश्यप को 3 मई तक जेल में ही रहना पड़ेगा। मनीष कश्यप ने जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को मंजूर नहीं की और उसकी न्यायिक हिरासत जो है उसमें 15 दिनों का इजाफा किया है। अब मनीष कश्यप जो है वो 3 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। मदुरई जेल में जो है वो कैद रहेगा और तमिलनाडु पुलिस उससे पूछताछ लगातार कर रही है। पूछताछ के दौरान कई जानकारी तमिलनाडु पुलिस के हाथ आई है। फर्जी वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। तमिलनाडु से जुड़ा फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। बिहार के श्रमिकों की पिटाई का फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप है। बिहार और तमिलनाडु में मनीष पर केस दर्ज है। फेक न्यूज मामले में ही मनीष कश्यप जेल में है। फिलहाल मदुरई जेल में बंद है मनीष कश्यप। तमिलनाडु पुलिस ने मनीष पर एनएसए लगाया है और मनीष को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। न्यायिक हिरासत बढ़ने के बाद मनीष कश्यप की मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। कम से कम 3 मई तक तो मनीष कश्यप को जेल में ही रहना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने 3 सेकंड में 1.5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। मोतिहारी के मधुबन थाना क्षेत्र से चोरी की लाइव तस्वीर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार गाड़ी लगाकर सड़क किनारे दुकान में खरीदारी करने गया हुआ था और तभी चोरों ने बाइक की डिक्की से गहने उड़ा लिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खरीदने गए उत्तर ग्रामीण बैंक के नीचे, तो कैब खरीदने गए, उसके उसी बीच 2 बंदे बाइक सवार थे। ठीक है, तो हम उन लोगों का नहीं देखे हैं। अब हम कैब जैसे देखे रहे थे, एक आदमी पीछे से कह रहा है सोनू भाई आपका डिक्की तोड़ दिया है। ठीक है, डिक्की तोड़ने के कारण हम उसको पीछा किए हैं। पीछा करते गए हैं तो लोग नहीं पकड़ाया है। और जमुई से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीबीआई की टीम ने धोखाधड़ी और गबन के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर की है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि साल 2011 में फर्जीवाड़ा कर ट्रैक्टर के नाम पर लोन की राशि इन लोगों ने गबन की थी। सुबह जो है दिन में बरहट पीएस को सीबीआई पटना के स्पेशल कोर्ट के द्वारा निर्गत एक वारंट प्राप्त हुआ
जिसमें 3 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वारंट था, NVW गैर जमानती वारंट, राजकुमार मुर्मू, अवध राज और गोपाल यादव। लोकल पुलिस के सहयोग से CBI की टीम ने जो है उन लोग को अरेस्ट किया है। उन लोग के विरुद्ध में किसी बैंक से धोखाधड़ी और गबन करने का आरोप है, उसी में सभी वांटेड थे। और अगली खबर अरवल से आपको बताएं, जहां कलेर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक छात्रा का अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। विद्यालय की गार्ड पर अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लगा है। इस संबंध में विद्यालय के वार्डन की लिखित शिकायत के बाद जांच कमेटी ने मामले की जांच की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौखिक आदेश के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी जांच ने रिपोर्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंप दिया है। और इस मामले में पूरे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। समाज के निचले तबके के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले खासकर दलित बच्चियों को छात्रावास दिया गया है, जहां उच्च शिक्षा ग्रहण कर इन बच्चियों को उड़ान के पंख लगे। लेकिन इसी छात्रावास में, जो कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास बलिदाद कलेर प्रखंड का है, सर्व शिक्षा अभियान से संचालित है, इसमें एक गार्ड के द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की गई है। मामला फिलहाल जो है शिक्षा विभाग के जिम्मे दी गई है, जिसकी जांच कमेटी 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। मामले को जांच भी कराई गई है, लेकिन फिलहाल यह देखना है कि जांच के उपरांत अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ है। इस प्रकार की शर्मसार करने वाली जो अश्लील हरकत गार्ड के द्वारा किया गया है, अभी भी इसमें तैनात करके रखा गया है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। और अब सवाल यही उठता है कि आरोपी पर आखिर कार्रवाई कब होगी। इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है और साथ ही आरोपी गार्ड की गिरफ्तारी कब होगी। न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आरोपी पर कार्रवाई कब की जाएगी। अब तक आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और इसके अलावा आरोपी गार्ड की गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि इस तरह के मामले जब आते हैं तो ये बेहद संगीन हो जाते हैं। जांच में जो कुछ भी सामने आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द जरूर होनी चाहिए। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताई, जहां कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। दुकान में लूटपाट की कोशिश की गई। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई है। अय्यापुर थाना क्षेत्र के पटियासा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कारोबारी की हत्या कर दी है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने गोलियां चलाई और इसी दौरान कारोबारी की हत्या हो गई। गोली मारने की जानकारी मिली, गोली मारने की जानकारी मिली है। हाँ। क्या? पहले तो कोई विवाद कुछ नहीं। वो लोग यहाँ रह भी नहीं करते हैं तो क्या चीज का विवाद होगा। 1 साल से रहने ही लगा है। कौन है? मेरा बहन का बेटा है, मेरी बड़ी वाली बहन का बेटा है। और पूर्वी चंपारण में शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताजा मामला तुरकोलिया थाना क्षेत्र का है, जहां जयसिंहपुर बरहरवा गांव में मैजिक पिकअप से भारी मात्रा में नेपाली शराब मंगाई गई थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने पिकअप से नेपाली शराब अनलोड करते वक्त धावा बोल दिया। इस दौरान पिकअप का चालक और सहयोगी दोनों रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। खबर है कि गांव के ही दिलीप सिंह के मकान में शराब को उतारकर स्टॉक किया जा रहा था। इस रेड में पुलिस को नेपाली शराब की 1019 बोतलें बरामद हुई है और इस मामले में दिलीप सिंह और अमरेंद्र सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि कारोबारी अमरेंद्र सिंह और दिलीप सिंह का भाई बिहार पुलिस में दारोगा के पद पर कार्यरत है। बीते 5 दिनों में पूर्वी चंपारण में 42 लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हो गई है। ये गुप्त सूचना मिली थी कि दिलीप सिंह के गवास पर एक गाड़ी खड़ी है जिस पर दारू लोड करके रखा गया है। इस सूचना के बाद जब हम लोग उस जगह पे पहुंचे और वहां देखें कि एक गाड़ी टाटा एस गाड़ी लगी हुई है, उसको हम लोग चेक किए तो उसमें बॉक्स बनाकर गुप्त रूप से उसमें दारू लोड करके अवैध नेपाली देसी शराब रखा हुआ था। उसके बाद उसके ग्वास को चेक किए तो उसके अंदर भी बोरा में भर करके छुपा करके रखा हुआ था अवैध नेपाली देसी शराब। उस ग्वास के पीछे पुआल में भी छुपा करके अवैध नेपाली देसी शराब रखा हुआ था, जिस गिनने पर लगभग 1019 बोतल वहां से बरामद हुआ।
और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार बुधवार को मोतिहारी पहुंचे, लेकिन मोतिहारी के शराब कांड पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं पहुंचे। मंत्री ने सर्किट हाउस में शराब कांड में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की और वहां से चले गए। मंत्री ने बताया कि 7 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया है और कुल मिलाकर 17 लोगों की मौत हुई है। सत्यापन के बाद मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि स्पीडी ट्रायल कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करवाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल पर इस केस पे रखा जाए और इसका अनुसंधान एडीजी प्रोहिबिशन के अंडर जो इकाई है वही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शराब से हुई मौत और उसके बाद मुआवजे की घोषणा पर तल्ख टिप्पणी की है। अपने गृह जिले मुंगेर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर हमला करते हुए उनसे सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री, जो बिहार के गृह मंत्री भी है, वो शराब की एक भी बोतल मिलने पर इस्तीफा देंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गृह जिला मुंगेर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जहां नवागढ़ी के हाई स्कूल के मैदान में सम्मान समारोह में नीतीश सरकार को आड़े हाथे लेते हुए जमकर प्रहार किया है। कहा कि नीतीश कुमार को 1 घंटा भी सीएम बनने रहने का अधिकार नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी की सरकार पलटी मार थी, जो पलटू कुमार के नाम से जाने जाते थे। आप सोचिए कि किसी गरीब के यहाँ किसी ने शराब पीकर किसी की मृत्यु हुई, उनको ये कहा जा रहा है कि आपको 4 लाख रुपया तब मैं दूंगा जब आप ये बताएंगे कि ये आपने शराब कहाँ से लाया। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार जो बिहार के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, क्या बिहार में एक शराब की बोतल भी पकड़ाएगी तो क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? और बिहार में शराबबंदी है, ना तो शराब से मौत का सिलसिला थम रहा है और ना ही नशेड़ियों की करतूत बंद हो रही है। सुपौल में एक नशेड़ी नशे की हालत में रेलवे ट्रैक पर सो गया। वो तो स्थानीय लोगों के हल्ला मचाने पर ड्राइवर की नजर नशेड़ी पर पड़ गई और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर अचेत हालत में सोए नशेड़ी की जान बचाई जा सकी। बताया जाता है कि विनोद नाम के इस युवक ने सॉल्यूशन का नशा किया था। और बड़ी खबर आपको खगड़िया से बताए, जहां 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से 9 घर जलकर राख हो गए। पहली तस्वीर आप परबत्ता थाना क्षेत्र की देखिए, जहां टुमरिया बुजुर्ग गांव में आगलगी की घटना घटी। दरअसल खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसमें 3 घर जलकर राख हो गए। वहीं दूसरी तस्वीर चौथम थाना के हरदिया गांव की है, जहां 6 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान ही हरदिया गांव में भी आगलगी की घटना हुई है। बताया ये भी गया कि इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भयावह है। आसमान में भी धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात काफी कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया है, लेकिन भीषण गर्मी और पछुआ हवा के कारण नुकसान अधिक हुआ है। तो ये 2 तस्वीरें देखकर आप आग के भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक तरीके से लगी हुई है। और जाहिर सी बात है, इस अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और बिहार की स्टाइलिश ट्रांसजेंडर नाम से मशहूर मोनिका दास को राज्य चुनाव आयोग ने स्टेट आइकॉन बनाया है। मोनिका निर्वाचन प्रक्रिया में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगी। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर मोनिका दास को बिहार इलेक्शन कमीशन ने स्टेट आइकॉन बनाया है। मोनिका दास पटना में केनरा बैंक में अधिकारी हैं और जैसे ही ये खबर मिली है तो बैंक कर्मचारी हो या फिर अधिकारी जश्न मना रहे हैं। और इस वक्त देख सकते हैं कि मोनिका दास को सभी बधाई दे रहे हैं, साथ ही मुंह मीठा कर रहे हैं। सीधी बातचीत करते हैं, मोनिका दास हमारे साथ हैं। ये बताइए, पहले से आप बैंक में अधिकारी हैं, अब और बड़ी जवाबदेही आपको मिल गई। हाँ, मेरा नाम मोनिका दास है। मैं केनरा बैंक कंकरबाग शाखा में कार्यरत हूँ एज ए ऑफिसर।
इलेक्शन कमीशन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये पद दिया, और मेरे बैंक के हायर अथॉरिटीज को भी धन्यवाद जिन्होंने आपस में तालमेल करके इस पद को मुझे दिया। और एक्चुअली आपका बात सही है कि मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग को इस पे वर्क करना होगा, क्योंकि जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन को लेकर के ट्रांसजेंडर्स नहीं, हम लोग का बिहार में थोड़ा वोटिंग रेट जो है वो कम है। तो अगर हम लोग उस पे वर्क करेंगे, एक होता है ना कि लोग जिस दिन जो वोटिंग का डेट रहता है उस दिन लोगों का एक नॉर्मल सा धारणा रहता है कि हॉलीडे है, और लोग उसको बहुत मतलब लाइटली लेते हैं और उसको वोट देने का मतलब सोचते हैं कि अगर होगा तो देंगे। ऐसे इलेक्शन कमीशन ने आपको आइकॉन बना दिया है, क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन की उम्मीदों पर आप खड़ी उतरेंगी? डेफिनेटली, और हम पूरी तरीके से सारा हिम्मत से और पूरे आप लोग के सपोर्ट से, मीडिया वाले के सपोर्ट से, मेरे जितने सहकर्मी हैं सबके सपोर्ट से, समाज के सपोर्ट से इसको डेफिनेटली हम इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाबदेही दी है इनको, ये बखूबी निभा सकते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं इनके साथ। विश्वास है आपको? 100%, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम इनके साथ आज 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। ये कैपेबल हैं इस कार्य को आगे ले जाने के लिए, सक्षम है। उम्मीद करते हैं ये आगे इस कार्य को अच्छी तरह निभाएंगी। जो इनकी कम्युनिटी है उसमें ये जाएंगी, उनको आगे करेंगी। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार सिंह। बिल्कुल, कहते भी हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। वास्तव में मोनिका दास आज मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार काम भी कर रही है ट्रांसजेंडरों को, और इस बीच एक अच्छी खबर आई कि अब इन्हें स्टेट आइकॉन बना दिया गया है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन की उम्मीदों पर ये खड़ी उतरने की लगातार कोशिश करेंगी, ये मोनिका दास का कहना है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी कि UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में अब सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। भारत में अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख ज्यादा लोग हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, ये कहना है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट का। UNFPA की रिपोर्ट की माने तो भारत में अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख ज्यादा लोग हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, जबकि चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है। सदियों से आबादी के लिहाजे से चीन दुनिया भर में नंबर 1 रहा है, लेकिन UNFPA की जो रिपोर्ट है अब वो कुछ और दावा कर रही है। अब भारत जो है वो चीन को पीछे कर चुका है। UNFPA की जो रिपोर्ट है उसने ये मोहर लगाई है कि अब जो भारत है उसकी आबादी जो है वो चीन से ज्यादा हो गई है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने भी अनुमान लगाया था कि 2023 में भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। UNFPA के नए आंकड़ों ने इस पर मुहर लगा दी है। UN की रिपोर्ट के अनुसार एक साल में भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़ी है। रिपोर्ट में नए आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। UN 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी कर रहा है। तब से ये पहला मौका है जब भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ा है। पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि 6 दशकों में पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 24 साल की उम्र वाले 26% लोग हैं, 15 से 64 साल की उम्र वाले 68% हैं, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र वाले केवल 7% ही हैं। यानी भारत में युवाओं की सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। वहां बूढ़े लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। चीन में 20 करोड़ लोग तो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। हालांकि UNFPA की रिपोर्ट में ये साफ नहीं है कि भारत की जनसंख्या चीन से कब आगे निकली। दोनों देशों के आंकड़े जारी करने के समय में काफी अंतर है, तो इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से फरहा खान की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।